नमस्कार, स्वागत है आपका डे एंड नाइट न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे हिमाचल की हर खबर के साथ। शुरुआत करते हैं, प्रदेश कांग्रेस ने इस बार हमीरपुर संसदीय सीट जीतने के लिए पूरा दम लगा दिया है। जी हां, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस बार सुजानपुर से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राणा को मैदान में उतारने की फिराक में है, लेकिन कुछ फैसला होने से पहले ही राणा के खिलाफ हमीरपुर में आवाजें उठने लगी है। बुधवार को हमीरपुर में कांग्रेस नेता दीपक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर कह दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार उन्हीं में से होगा जिन्होंने आवेदन किया है और कोई नहीं। दीपक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उस आदमी को भला कैसे टिकट देगी जिसने आवेदन तक नहीं किया। दीपक का इशारा सुजानपुर से निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के एसोसिएट विधायक राजेंद्र राणा की तरफ था, जो हमीरपुर से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन हमने ये बात कही है कि संगठन का आदमी दिया जाएगा। जिस व्यक्ति की आपने बात की, उस व्यक्ति ने कोई टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया है, मैं उसके बारे में बात यहीं खत्म नहीं हुई। दीपक शर्मा ने तो यहां तक कह डाला कि कांग्रेस की चार्जशीट में राजेंद्र राणा का भी नाम है और वो खुद ही जांच के दायरे में आते हैं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर राज्यसभा की दौड़ में है, तो उन्होंने कहा कि ये हाईकमान ही तय करेगी। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों को जीतने के उद्देश्य से काम कर रही है और हमें पूरा यकीन है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हिमाचल की चारों सीटों को जीतकर आगे बढ़ेगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है उसको नाकाम करेगी। गौरतलब है कि हमीरपुर संसदीय सीट पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस बार सुजानपुर के विधायक और धूमल के खास रहे राजेंद्र राणा पर दाव खेलने के मूड में है, लेकिन राणा का विरोध अभी से शुरू हो चुका है। देखना यह है कि कांग्रेस हमीरपुर में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को अहमियत देती है या फिर अपने एसोसिएट विधायक को। हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नरेश चौहान, जो हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता है। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमीरपुर सीट पर कांग्रेस ने अब तक आधिकारिक तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है, फिर कांग्रेस में राजेंद्र राणा के नाम को लेकर खलबली क्यों? मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अभी किसी का नाम किसी भी क्षेत्र से, हमीरपुर की बात हो, शिमला की बात हो, पार्लियामेंट्री की मंडी की बात हो, चारों सीटों के लिए हमारी जो प्रक्रिया है अभी शुरू नहीं हुई। बिल्कुल, हम 21 तारीख को इसके लिए मीटिंग हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर इलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो मिलने जा रहे हैं। 12 बजे 21 तारीख को पहली मीटिंग होगी। प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। ये बहुत जल्दी है अभी कि हिमाचल हमीरपुर को लेके कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, अभी किसी के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं हुई है। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और पार्टी हाईकमान तक ये बात जाती है और अल्टीमेटली टिकट्स पार्टी हाईकमान इशू करती है। बिल्कुल, हाईकमान तक बात, जी हाईकमान तक बात जरूर जाएगी नरेश जी, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। निश्चित तौर पर राजेंद्र राणा का नाम कहीं ना कहीं तो लिया गया होगा, जिसके चलते ये बयान आने शुरू हुए हैं। निश्चित तौर पे ये मीडिया स्पेकुलेशन है, कई दिनों से चल रहे हैं नाम, कईयों के चल रहे हैं, राणा का भी होगा और भी कई लोगों के नाम मीडिया में आते हैं, अखबारों में आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना एक अलग तरीका है, उसमें एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ही पार्टी हाईकमान जो है टिकटों को सुनिश्चित करते हैं और हमारी जो अहमियत रहेगी, प्राथमिकता रहेगी, हमारा जो क्राइटेरिया होगा टिकट का वो विनेबिलिटी है। जो हमको जीत दर्ज करने वाला जो उम्मीदवार होगा हम उनको टिकट देंगे, कांग्रेस पार्टी उन पे दांव खेलेगी। चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या इसे कांग्रेस में बगावत के तौर पर भी देखा जा सकता है? नहीं, ये हर पार्टी में होता है, बगावत का कोई अभी सवाल ही नहीं है। अभी हमारी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। ये तो सारी जितनी भी आप बात कर रहे हैं ये सारी मीडिया स्पेकुलेशंस है। अभी हमने इस बारे में, पार्टी ने कोई चर्चा ही शुरू नहीं की अभी टिकटों के बारे में
और बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 21 तारीख से हम इसको मीटिंग रखी है, पहली मीटिंग। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे, उसके बाद हाईकमांड इसका फैसला करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, हमारे लीडर भी चाहते हैं कि इस बार जनवरी के एंड तक हमारे हिमाचल प्रदेश के टिकट जो है जल्दी क्लियर किए जाए। तो हमीरपुर से टिकट किसे, ये एक बड़ा सवाल। नरेश चौहान जी, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे हमीरपुर से संवाददाता नवनीत बत्ता से। नवनीत, हमीरपुर में कांग्रेस में खलबली क्यों है, कारण क्या है? जी, आज अगर हम आज ही की बात करें तो आज दीपक शर्मा जो कांग्रेस के स्पोक्समैन है, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने राहुल गांधी को लेके चर्चा के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई थी। लेकिन जब इस पत्रकार वार्ता के दौरान एमपी की सीट को लेकर, उम्मीदवार को लेकर बात शुरू हुई तो सारा माहौल ही बदल गया कि उन्होंने जो जैसे अभी हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू का टूर हमीरपुर में हुआ था, तो उन्होंने विनेबिलिटी को एक बड़ा मुद्दा बताया था कि जो जीतने की क्षमता रखेगा उसी को टिकट देना है। लेकिन आज जो ये कांग्रेस के स्पोक्समैन है दीपक शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये जो विधायक है, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कांग्रेस की चार्जशीट में पहले ही नाम केस दर्ज है और कांग्रेस जो है वो चार्जशीट में जी जो वादे जनता के साथ किए उनको पूरा करेगी। और राजेंद्र राणा, क्योंकि आपको पता है कि वो एक वुडविला होटल के मामले में बीजेपी की सरकार के समय फंसे थे जी, और उनको अपने पद से रिजाइन भी करना पड़ा था। तो आज जब दीपक शर्मा ने ये कहा कि उनपे जो कांग्रेस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है उन सभी मुद्दों पे कांग्रेस पहले जांच कराएगी, तो कुदरती ये जो मामला है ये भी उस जांच के दायरे में आता है। इससे आज ये सारी नई चर्चा जो शुरू हुई है कि एक तरफ जहां सरकार सुजानपुर के विधायक को अहमियत दे रही है और इनके सभी कार्यक्रमों में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आज संगठन की तरफ से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उसमें ये कहा गया है कि इनके ऊपर चार्जेस है और पार्टी इनकी जांच कराएगी। तो सरकार और संगठन में जो समन्वय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सामने दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, दो धड़े हैं और दोनों अलग अलग से अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी राज। जी नवनीत, आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारी नरेश चौहान जी से बात हो रही थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। उनका कहना है कि अगर हम बात करते हैं राजेंद्र राणा के नाम की तो इस तरह की कोई भी बात अब तक सामने नहीं आई है। बगावत की बात से भी उन्होंने इनकार किया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस वाकई राजेंद्र राणा पर दांव खेल सकती है? जी, जिस तरह से सरकार ने राजेंद्र राणा को हमीरपुर में अब तक अहमियत दी है, उसको देख के तो यही लग रहा है कि राजेंद्र राणा इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर सरकार की तरफ से उम्मीदवार आया, और अगर संगठन की तरफ से उम्मीदवार आएगा तो मुद्दे कुछ और रहेंगे, तो उम्मीदवारों के नाम पे भी चर्चा होना बाकी है। और चौहान जी जैसे कह रहे थे कि विनेबिलिटी, तो विनेबिलिटी की बात ही माननीय जो प्रदेश के विधायक है सुखविंदर सिंह उन्होंने भी कही है। लेकिन जो विनेबिलिटी की बात तो हो रही है, लेकिन सरकार और संगठन में समन्वय है और मुकाबला धूमल की पारंपरिक सीट के साथ है यहाँ पे। ऐसे में अगर इस तरह से समीकरण बनेंगे सरकार और संगठन में तो कैसे कांग्रेस पार्टी जो इस सीट को जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी राज। जी नवनीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदवार सिर्फ पार्टी से, जी हां, हमीरपुर से कांग्रेस टिकट किसे, ये एक बड़ा सवाल और कई बयान आने शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या राजेंद्र राणा कांग्रेस के एसोसिएट विधायक है, क्या उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता। हालांकि जो हमारी बात नरेश चौहान जी से हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की स्पेकुलेशन अभी से लगाना बहुत जल्दी होगा। पंचकुला के ज्योति हत्याकांड में मरहूम ज्योति के पिता बूटीराम ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 311 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया है। बूटीराम ने कहा है कि वो दोबारा अदालत में अपना बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। बूटीराम इस मामले में गवाह है और वो पिछली पेशी के दौरान पुलिस को दिए अपने बयान से पलट गए थे। बूटीराम ने अदालत में कहा था कि उसने मामले की जांच कर रही पंचकुला पुलिस को कभी ये नहीं कहा कि ज्योति और रामकुमार चौधरी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इसके साथ ही बूटीराम ने रामकुमार चौधरी को अदालत में पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इसके तुरंत बाद बूटीराम ने पंचकुला पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अदालत में बयानों से पलटने के लिए उसे रामकुमार चौधरी के परिजनों की तरफ से डराया धमकाया गया था, उन पर दबाव बनाया गया था।
रामकुमार चौधरी इस मामले के मुख्य आरोपी है और वो हिमाचल प्रदेश के दून हलके से कांग्रेस के विधायक है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान 7 गवाहियां हुई। इनमें से एक गवाह नरोत्तम सिंह भी बयानों से पलट गया। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार आरोपी विधायक ने वारदात के बाद ऑल्टो कार नरोत्तम के पास ही खड़ी की थी। नरोत्तम सिंह ने अदालत में कहा कि पंचकुला पुलिस ने उससे कभी संपर्क ही नहीं किया। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। हिमाचल सरकार की कल बैठक होने जा रही है, जिसमें लाल बत्ती के मुद्दे समेत कई दूसरे मामलों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के लाल बत्ती के इस्तेमाल को लेकर जारी गाइडलाइंस की समय सीमा मार्च में पूरी हो जाएगी और अब बैठक में यह तय किया जाएगा कि प्रदेश में लाल बत्ती को लगाने का अधिकार किसे दिया जाए। इसके अलावा कैबिनेट में आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में जो विकास पिछले 5 सालों से रुका हुआ था, पिछले 1 साल में कांग्रेस के शासनकाल में उस विकास में तेजी आ गई है। यह बात नूरपुर विधानसभा के विधायक अजय महाजन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। साथ ही भाजपा द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने इनकी साफ छवि को देखते हुए ही 6ठी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना है। तो मेरे ख्याल में ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। 6 बारी जो पिछले 5 साल में एक स्कूल कॉन्स्टिट्यूंसी में अपग्रेड हुआ था, वो भी अखीरले महीने में। 1 साल में नूरपुर में 9 स्कूल मिले हैं। मिनी सेक्रेटेरिएट जो पिछले 5 साल में बंद काम पड़ा था, 4.5 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करके गए हैं। हम तो वैसे तैयार हैं, हमारी पार्टी बहुत स्थिर है, हमारा जो काडर है कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग है, तो हम तो तैयार बैठे हैं। जो भी कैंडिडेट आला कमान देगी उसकी हम मदद करेंगे। 6 बारी जो इंसान लोगों की अदालत में पाकदाम निकल के आए और 50 साल की राजनीति में जो 25 साल की उम्र में शुरू की, अब तक जहां पर अभी इतने उनके ऊपर इनको कीचड़ उछालने की कोशिश की, सारे कोर्ट्स ने उनको क्लियर किया, तो मेरे ख्याल में ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। प्रदेश में पिछले काफी समय से राशन डिपुओं में राशन की कमी को लेकर अब कोई भी खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से सीधा फोन पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस बाबत विभाग के आला अधिकारियों के अलावा संबंधित कर्मचारियों को नए मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिन पर उपभोक्ता खाद्य सामग्री से लेकर राशन डिपो धारकों की मनमानी तक की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। विभाग ने इन मोबाइल नंबरों को सूबे के तमाम राशन डिपुओं पर सार्वजनिक रूप से दर्शाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में राशन की कमी जहां आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं इस मामले पर सरकार को भी फजीहत उठानी पड़ रही है। राज्य में राजीव गांधी अन्न योजना के तहत सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बेशक सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन डिपुओं में राशन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता न होने के चलते कई बार इस योजना पर सवाल भी खड़े हो चुके हैं। अब ऐसी शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिलावार अपने अधिकारियों की सूची सभी राशन डिपुओं के बाहर लगा दी है। अधिकारियों के नामों के साथ विभाग द्वारा इन अधिकारियों को दिए गए मोबाइल नंबर भी दर्शाए गए हैं, जिन पर उपभोक्ता खाद्य सामग्री की कमी से लेकर राशन डिपो धारक की मनमानी तक की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार हर डिपो में पर्याप्त राशन उपभोक्ताओं के लिए मुहैया करवा रही है। ऐसे में अगर कोई डिपो धारक राशन देने में कोताही बरतता है तो शिकायत मिलने पर कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें ना हमने 2 तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए 2 तरह के कदम उठाए हैं। एक तो हमने सभी निरीक्षकों को सरकार द्वारा सिम उपलब्ध कराए गए हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसमें वो नंबर हमने सार्वजनिक कर दिए हैं और लोग अपने अपने क्षेत्र के निरीक्षक को सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनका समाधान नहीं होता तो मैंने अपना नंबर भी उनको दिया है, वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा हमने जो स्टेप लिया है उसमें ये है कि उचित मूल्य की दुकान के बाहर एक हमने पोस्टर्स लगवाए हैं, जिसमें हमारे विभाग का टोल फ्री नंबर 1800 80
8026 ये डिस्प्ले किया गया है। उसमें हमने ना कोशिश की है कि हमारे जो अनुदेश हैं वो लोगों तक सीधे पहुंचे, क्योंकि डिपो वाले कई बार कह देते थे कि बैकलॉग उनका जो पिछले महीने का कोटा रह गया है वो नहीं मिलेगा। उसमें हमने क्लियर लिखा है, हमने शिकायत पुस्तिका और निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करवाई है। उसमें डिपो के खुलने और बंद होने का समय लिखा गया है। हमने उसमें ये भी क्लियर किया है कि सामान तोल कर लें और जितना सामान आप लेते हैं उतने सामान की ही पेमेंट करें। उधर लोगों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अक्सर डिपोओं में उन्हें पूरी खाद्य सामग्री नहीं दी जाती, जिसके चलते राशन की कमी से उन्हें जूझना पड़ता है। लेकिन अब राशन के डिपोओं के बाहर लगे चार्ट पर दर्शाए गए मोबाइल नंबरों पर वो सीधा विभाग के साथ संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये जो इन्होंने उचित मूल्य का बोर्ड लगाया है, इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं। जैसे कि इन्होंने ये नंबर दिया है अपना कि कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे टोल फ्री कर सकते हैं आप बात। तो इससे काफ़ी सुविधा होगी कि ये पब्लिक को अपना आराम से अपना जो भी चीज़ ना मिले वो बता सकते हैं। नहीं, ये लोगों के लिए काफ़ी सुविधा है इससे, क्योंकि लोगों को कई बार राशन मिलता था, कई बार दुकान बंद रहती थी, कई बार कभी बोलते चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है। तो इससे ये है कि एक तो पब्लिक जो है हरास नहीं होगी, दूसरा हर कहीं फ़ोन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी राशन डिपोओं में राशन की किल्लत की शिकायतों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए थे, लेकिन राशन की कमी की समस्या जस की तस थी। लेकिन अब इस कदम के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग को सभी पात्र लोगों को महीने का पूरा राशन सही समय पर मिलने के साथ साथ राशन डिपो धारकों की मनमानी पर लगाम लगाने की भी उम्मीद है। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ राज ठाकुर, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं पॉलिथीन पैकिंग बैन को लेकर 17 और 18 जनवरी को राज्य स्तरीय हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक रोक दिया गया है। ये जानकारी मंगलवार को ऊना में पत्रकारों से बातचीत में हिमाचल व्यापार मंडल के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सोमेश शर्मा ने दी। सोमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट हिमाचल के व्यापारियों की याचिका पर राहत प्रदान करेगा, ऐसा विश्वास है। सोमेश शर्मा ने कहा कि इसी के चलते 2 दिवसीय आंदोलन को स्थगित किया गया है। यदि हिमाचल के व्यापारियों को राहत ना मिली तो व्यापारी हित में जनता को साथ लेकर अनिश्चित काल के लिए आंदोलन किया जाएगा। खबर मंडी से है। मंडी के कारगिल युद्ध स्मारक पर आज सेना दिवस का बहुत सम्मान के साथ उस दिवस को मनाया गया। इस मौके पर एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के राज्य संयोजक ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारे जो रणबांकुरे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, हम उनको श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको इस अवसर पर याद करते हैं। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर हूँ, मैं संयोजक हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश का इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का, और मैं 3 बार लड़ाई में रहा हूँ, चाहे लड़ाई श्रीलंका में रही हो, चाहे लड़ाई कश्मीर में रही हो, चाहे लड़ाई विदेश में रही हो आईपी के पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, या कारगिल के दौरान जो तोलोलिंग और टाइगर हिल की जो चोटियां हैं वो मेरे कमांड के अंदर 18 ग्रेनेडियर्स ने वहां पे विजय हासिल की थी। पूरे उत्तर भारत में ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल में सर्द मौसम का सितम जारी है। लोगों को कड़ाके की ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। मौसम विभाग की माने तो 17 और 18 जनवरी को मौसम कड़ाके की ठंड के साथ और भी सताने वाला रहेगा। हिमाचल के निचली और पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 17 और 18 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 2 दिन बाद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। बीते 24 घंटों में हिमाचल के मैदानी इलाकों में हल्का हिमपात हुआ है। कल्पा में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर, उदयपुर में 3 और केलांग में 1 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मनाली में 14 मिलीमीटर, बंजार में 8 मिलीमीटर, रामपुर में 5, गोहर में 3,
झंडूता, भुंतर, सुंदरनगर, सेवबाग, पंडोह और रोहड़ू में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो 17 और 18 जनवरी को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार जारी ठंड से एक ओर जहां पर्यटक खुश हैं, तो वहीं बागवान भी फसलों पर होने वाले फायदे से खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में जरूर दिक्कतें पेश आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। जी हां, ठंड का कहर जारी है और ठंड से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी में पानी की कमी के चलते बिजली उत्पादन 8 गुना कम हो गया है। हिमाचल में इन दिनों अधिक ठंड पड़ने के कारण नदियों के जलस्तर में भारी गिरावट आई है। ऐसे में सतलुज का जलस्तर भी गर्मियों के मुकाबले 22 गुना घट गया है। इसके चलते सभी जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन काफी कम हुआ है। साथ ही साथ समूचे उत्तर भारत में ठंड के चलते बिजली की कमी देखने को मिल रही है। अभी के लिए हिमाचल समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डे एंड नाइट न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।